हाल ही में आपने ऐसी कई खबरें सुनी होगी जो कई सारी न्यूज मीडिया में वायरल भी हुई कि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी गंभीर बीमारी ढूंढ निकाली है जो अंदर ही अंदर से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए लेवल में, मर्दों की प्रजाति को खा रही है, जिस वजह से हम जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे। आप सभी ने स्कूल लेवल में यह पढ़ा होगा कि फीमेल्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकली XX क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं और मेल्स एक X और एक Y यानी कि XY क्रोमोसोम के साथ पैदा होते हैं। अब हो क्या रहा है ना, यूएसए की कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट स्टडी में यह ऑब्जर्व किया गया कि Y क्रोमोसोम जो कि सिर्फ मेल्स में ही पाया जाता है, उसका जेनेटिक डेटा यानी जो इंफॉर्मेशन उस क्रोमोसोम में स्टोर्ड है वो हर पासिंग जनरेशन के साथ कम होते जा रही है, विच इज अलर्टिंग। क्योंकि अब तक हम मर्दों के इसी Y क्रोमोसोम ने अपना 97% डीएनए कोड ऑलरेडी खो दिया है और अब बस 3% ही बाकी रह गया है। मतलब बात साफ है, अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो आगे मर्द बचेंगे ही नहीं और पूरी इंसानी प्रजाति कोलैप्स हो सकती है। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ न्यूज मीडिया के हेडलाइंस में नहीं जाएंगे बल्कि हम इस मामले के एकदम डीएनए तक जाएंगे और वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया के सारे राजों से पर्दाफाश हो सके और साथ में हमें बहुत कुछ नई बातें हमारे ही बारे में सीखने को भी मिले। हम इंसानों का भविष्य आखिर क्या होने वाला है। लेट्स बिगिन। सो इसे ऐसे समझो, डीएनए ना सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। इसे आप ईंट यानी कि ब्रिक जैसा समझ सकते हो जो घर बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब इन डीएनए की लंबी चेन्स को अगर मैं स्पेसिफिक जगहों पर कट कर दूं तो इन स्पेशल टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। ये जीन्स उन ईंट से बने स्पेशल दीवारों के जैसे होते हैं कि ईंटों को साथ में ले लिया और बेडरूम की एक दीवार बन गई या फिर बाथरूम की एक दीवार बन गई या किचन की दीवार। डीएनए की दीवारें या गुच्छे जीन्स कहलाए जाते हैं। इन्हीं जीन्स में हमारे फिजिकल फीचर्स की इंफॉर्मेशन कोडेड होती है। अब इन सब को आपस में जोड़ के और संभाल के रखने वाला स्ट्रक्चर क्रोमोसोम होता है। ये वही घर है जिसमें वो सारी दीवारें समाई हुई है। डीएनए और जीन्स दोनों समाये हुए हैं। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर्स यानी कि जोड़ियों में ही पाए जाते हैं। हमारे हर एक सेल में क्रोमोसोम्स के 23 डिफरेंट पेयर्स पाए जाते हैं। मगर आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि हमेशा जोड़ियों में ही क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर 1 का केस ले लेते हैं जो कि साइज में सबसे बड़ा है और उसमें करीब 3000 जीन्स प्रेजेंट है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दौरान मदर के साइड से 23 यूनिक क्रोमोसोम्स आते हैं और फादर के साइड से भी सिमिलर 23 क्रोमोसोम्स आते हैं। अब जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होता है तो मदर्स साइड का क्रोमोसोम 1 जाकर फादर्स साइड से आने वाले क्रोमोसोम 1 के साथ जुड़ जाता है क्योंकि दोनों में सेम तरह का ही जेनेटिक डेटा मौजूद है। सिमिलरली क्रोमोसोम 2 भी एक मदर्स साइड से आता है और एक फादर्स साइड से, और साथ में पेयर बनाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे होता क्या है कि क्रोमोसोम में सिमिलर जेनेटिक डेटा कैरी करने वाले जीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब मान लो कि हाइट डिसाइड करने वाले जीन्स भी एक दूसरे से लिंक हो गए। मदर साइड से जो जीन आया वो टॉल जीन है और फादर साइड से शॉर्ट। अब इसमें से अगर मदर साइड वाला टॉलनेस जीन डोमिनेंट होगा तो बच्चा टॉल पैदा होगा। तो नेचुरल सिलेक्शन हो पाने के लिए इन क्रोमोसोम्स का जोड़ियों में होना जरूरी है और इसीलिए ये जोड़ियों में पाए जाते हैं। अब ये सिलसिला सिमिलर पेयरिंग का फर्स्ट से लेकर 22nd क्रोमोसोम तक चलता रहता है। एक दूसरे के साथ ये क्रोमोसोम्स जुड़ते रहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, वही दो क्रोमोसोम्स आपस में जुड़कर पेयर बनाएंगे जिनका जेनेटिक डेटा सेम होता है और सेम ही सीक्वेंस में ये कोडेड होते हैं। इन्हें इसीलिए ऑटोसोम्स भी कहते हैं। अब तक हमने सिर्फ 1 से लेकर 22nd पेयर वाले क्रोमोसोम्स जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं उनकी बात की। ह्यूमंस में 23rd पेयर भी होता है और वो बाकी के ऑटोसोम्स से बिल्कुल अलग होता है। इनफैक्ट क्योंकि ये सिमिलर पेयर्स में नहीं आता है तो इन्हें ऑटोसोम्स भी नहीं कहते, इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम्स 2 यूनिक कॉम्बिनेशन में आते हैं, X एंड X जो कि फीमेल बच्ची को जन्म देता है और X एंड Y जो कि मेल बच्चे को जन्म देता है। क्योंकि Y क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही मौजूद होता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन के दौरान फादर साइड से अगर Y क्रोमोसोम पास होता है सिर्फ और सिर्फ तभी एक मेल बच्चा ही पैदा होगा, वरना फादर साइड से X क्रोमोसोम जाने पर नेचुरली फीमेल पैदा होगी। और इसीलिए फादर की तरफ से जो क्रोमोसोम जाता है वही होने वाले बच्चे का सेक्स डिसाइड करता है।
अच्छा, इस बात पे थोड़ा फोकस करना कि वाई क्रोमोसोम का कोई जुड़वा नहीं होता, मतलब ये किसी के साथ भी लिंक या अटैच या जुड़कर अपने आप को रिकंबाइन, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता जैसे बाकी के दूसरे क्रोमोसोम्स कर पाते हैं, विच बेसिकली मीन्स ये एज इट इज हमारे दादाजी से पिताजी में पास हुआ और पिताजी से हम में। और इसीलिए जेनेटिक्स या फॉरेंसिक्स में किसी भी इंसान की पैटर्नल लिनिएज यानी कि मेल एंसेस्ट्री को ट्रेस कर पाना ज्यादा आसान होता है। और बस यही है XY सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम। इंटरेस्टिंग, राइट? अच्छा, बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे कि XY सिस्टम सिर्फ ह्यूमंस में ही पाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअली में एक बहुत ही कॉमन सेक्स क्लासिफाइंग सिस्टम है जो कि ऑलमोस्ट सारे मैमल्स और इवन कुछ दूसरे जानवरों में भी देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसी के जैसा एक ऑपोजिट सिस्टम भी है, ZW सिस्टम, जहां पर मदर साइड से आने वाला W क्रोमोसोम बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता है। ये हमारे सिस्टम का बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि हम में फादर साइड से आने वाला Y क्रोमोसोम बच्चे का जेंडर डिसाइड करता है, बट यहां पर मदर साइड वाला W क्रोमोसोम डिसाइड करता है। ये ZW सिस्टम ज्यादातर बर्ड्स और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, यानी कि यहां पर मैटरनल लिनिएज फॉलो होती है। सो ऑल इन ऑल नेचर में ये दोनों भी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। सो अब आपके दिमाग में नेचुरली ये सवाल आएगा कि इसे जानने का क्या मतलब, ZW सिस्टम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वेल, क्योंकि ओवर द इयर्स W क्रोमोसोम भी एग्जैक्टली वही संकट से ऑलरेडी गुजर चुका है जिस संकट से आज हम मेल्स का Y क्रोमोसोम गुजर रहा है। W क्रोमोसोम के भी जीन्स ओवर द इयर्स सिग्निफिकेंटली कम होते गए हैं, जो मेरे हिसाब से नेचर में एक काफी कॉमन पैटर्न की तरफ इशारा कर रहा है। Y और W क्रोमोसोम दोनों ही अपने रिप्रोड्यूसिंग चेन्स में अकेले हैं, इनका कोई भी जुड़वा नहीं है। बिना जुड़वा के ये रिकंबाइन होकर अपने डीएनए को अपडेट नहीं कर सकते, जिस वजह से प्रजाति में डिस्ट्रक्टिव फीचर्स पैदा होने लगते हैं। और इतिहास भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से। एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा हुआ करते थे जिन्हें फैरोस कहा जाता था, उन्हें एक्चुअली में ना भगवान जैसा माना जाता था, और इसीलिए इन्हें अपना ब्लड लाइन यानी कि अपना खून प्योर रखना होता था, जिस वजह से ये अपने ही खानदान में भाई बहन या उनके कजिन्स में ही शादी किया करते थे ताकि रॉयल ब्लड लाइन वाला ही बच्चा पैदा हो। इसे बेसिकली इनब्रीडिंग कहते हैं। बट यहां पर इनब्रीडिंग तो छोड़ो, ये इंसेस्ट के लेवल तक भी पहुंच चुके थे। सिमिलर केस पुराने यूरोप की हैब्सबर्ग फैमिली के साथ भी हुआ था। वो भी एक रॉयल फैमिली थी जिन्होंने भी हर जनरेशन में इनब्रीडिंग किया, जिस वजह से पूरे खानदान में एक यूनिक जेनेटिक डिसऑर्डर वाला फीचर पैदा हो गया। उनकी पूरी फैमिली में सभी का जबड़ा टेढ़ा ही रहा। ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाला फीचर उनके खानदान में इतना फ्रीक्वेंट था कि इसे स्पेशली फिर हैब्सबर्ग जॉ ही नाम दे दिया गया। इसी के साथ ही इसी फैमिली में और भी जेनेटिक डिजीजेस जैसे कि ग्रोथ डिसऑर्डर्स, एपिलेप्सी, इम्पोर्टेंस और अन्य किस्म के मेंटल डिसऑर्डर्स भी देखे गए। इवन इंडिया में पारसीज जब पहली बार आए थे तो अपने क्लोज रिलेटिव्स और कजिन्स में ही इनब्रीडिंग के कारण पारसी कम्युनिटी में भी बहुत सारे जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होने लगे थे। तो ग्लोबली अगर देखा जाए ना, तो अलग अलग टाइम स्केल्स पर कई सारे रेसेस या स्पीशीज में एबनॉर्मलिटीज देखी गई है। इसका मेन रीजन यही रहा है कि जब भी इनब्रीडिंग या इंसेस्ट से कोई बच्चा पैदा होता है तो दोनों भी पेरेंट्स की तरफ से ऑलमोस्ट सेम ही जीन्स आते हैं। इससे ये होता है कि रिकॉम्बिनेशन के दौरान जो वीकर जीन्स हैं और जो जेनेटिक डिफेक्ट्स है वो अपडेट ही नहीं हो पाते और वो नेक्स्ट जनरेशन में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, और फिर यही जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज आगे के भी जनरेशन में पास ऑन होते चले जाते हैं और सिचुएशन बद से बदतर होती जाती है, और अंत में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और डिस्ट्रक्टिव डीएनए कोड्स पैदा हो जाते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव फीचर्स पैदा करते हैं जो कि पूरी लिनिएज को ही खत्म कर सकते हैं। और यही कारण था कि इजिप्शियन फैरोस, जिन्हें एक समय पर भगवान माना जाता था, वो भगवान खुद ही अपनी जान भी नहीं बचा पाए और अपने राज्यों को अंत में खो बैठे। सो इतिहास से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जीन्स को रिकंबाइन होकर अपने एरर्स को अपडेट करते रहना आवश्यक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। प्रकृति की भाषा में सिंपल फंडा है, या तो आप ग्रो कर रहे हो या फिर आप मर रहे हो। और साइंटिस्ट इसीलिए यही चिंता जता रहे हैं कि अब मेल्स का Y क्रोमोसोम भी एग्जैक्टली ऐसे ही डिग्रेड होते जा रहा है। तो क्या हमारा अंत भी पहले बताए गए कुछ केसेस की तरह ही होगा? क्या स्पेशल होने की कीमत हम मर्दों के Y क्रोमोसोम को मौत के तोहफे के रूप में चुकानी पड़ेगी? अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।